गुरुआत्मा हो। हम स्वाध्याय कर रहे गोमटसार ग्रंथराज का। उसमें मार्गणा महाधिकार के अंतर्गत काय मार्गणा का वर्णन और काय मार्गणा की अंतिम तीन गाथाएं आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। जो जीवों की राशियां अलग अलग प्रकार से आचार्य भगवत ने बताई थी, उन्हीं राशियों को जो संक्षेप से बताई थी, दो प्रकार से कथन हुआ। एक संक्षेप से हुआ और एक विशेष रूप से डिटेल्स में भी हुआ। मतलब भेद प्रभेद के भी उन्होंने संख्याएं बताई। यहां पर मुख्यतः से जो संक्षेप में बताई गई जो राशियां थी, उनको ही गणित की दूसरी पद्धति से, उस पद्धति को कहते हैं अर्धच्छेद पद्धति। उस अर्धच्छेद पद्धति की अपेक्षा से इनका वर्णन किया गया है। अर्धच्छेद किसे कहते हैं, संक्षेप में हम लोग जरूर पढ़ेंगे। और उस अर्धच्छेद की अपेक्षा से इसको कैसे निकालना है ये, और उसका अर्थ कैसे लगाना है, ये हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए तो आज हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यहां से मैं उस गाथा को 213 नंबर की गाथा है। 212 तक तो हमने कल देखा था, तुरस्काय जीवों में पर्याप्त अपर्याप्त को देखा था। 213 आ जाएगी अब सीधे। चलिए, चार्ट की तरफ नहीं देखना है, अभी सिर्फ गाथा की तरफ देखना है। मैं बता दूंगा कि इसको कैसे पढ़ना है। आवली असंख्य भागे न वहिद, पल्लू न सायरद्धच्छिदा, पादरते परिभूजल, वादाणम चरिम सायरम पुन्नम। आचार्य भगवान कह रहे हैं, आवली के असंख्यातवें भाग से वहित, वहित मतलब भाजित। किसको भाजित करना है, किससे भाजित करना, ये तो समझ में आ गया। किससे भाजित करना है, आवली के असंख्य भाग से। और जिससे भाजित करते हैं वो संख्या ऊपर लिखी जाती है, नीचे लिखी जाती है। भागाकार में दो संख्याएं रहती है, एक लाइन के ऊपर, एक लाइन के नीचे। तो जिससे भाग देना है, जिससे भाजित करना है, ये कहाँ लिखेंगे, नीचे लिखेंगे, है ना। तो किससे भाग देना है, आवली के असंख्यातवें भाग से। आवली का असंख्यातवां भाग कैसे करेंगे, आवली डिवाइडेड बाय असंख्यात। आवली भागीरे, आवली को असंख्यात का भाग देना, वो आवली का असंख्यातवां भाग हो गया। अब इसके इससे किसको भाग देना है, आचार्य कह रहे हैं पल्लून, पल्य को देना है। अच्छा, पल्लून शब्द में दो शब्द है, पल्य और उन। पल्ल और उन, ये दो शब्द है, उस दोनों से मिलकर के बन गए पल्लून। ये पल्लू वाली बात यहां पर कुछ नहीं है, दो शब्द जोड़ाक्षर बन करके बन गए। ठीक है, बात समझ में आ गई। अर्थ क्या निकलता है, आवली के असंख्यातवें भाग से पल्य को भाजित करना है, और फिर उस लब्ध को, उसका जो उत्तर आएगा उसको उन करना है। उन करना है मतलब कम करना है, माइनस करना है। किसमें से, सायर। सायर मतलब एक सागर में से उसको माइनस करना है। इससे क्या होगा, क्या निकलेगा, किसका प्रमाण निकलेगा, आचार्य भगवान कह रहे हैं अर्धच्छिदा, अर्धच्छेद का प्रमाण मिलता है। अर्थात पहले चरण का अर्थ क्या हो गया, आवली के असंख्यातवें भाग से अगर पल्य को भाजित किया जाए और उस लब्ध को एक सागर में से कम किया जाए, तो जो राशि प्राप्त होती है वो अर्धच्छेद की राशि है। किसके अर्धच्छेद की राशि है, ये जीव की राशि नहीं कह रहे, ये अर्धच्छेद की राशि कह रहे। दोनों राशियां अलग है, आगे समझेगा। राशि किसकी कह रहे हैं आचार्य भगवान, अर्धच्छेद की। पहले तो जीव की बताई थी, अब अर्धच्छेद की राशि बता रहे हैं। ये किसकी है, तो शब्द लगा दिया, बादरते पनि भूजल। वादारन शब्द अलग है, वादारन शब्द अलग है। बादरते पनि भूजल मतलब कौन कौन है, पहले ते मतलब तेजस कायिक। कौन से तेजस कायिक, बादर तेजस कायिक, मतलब बादर अग्नि का है, जीव के अर्धच्छेद है। फिर आगे क्या लिखा, आगे लिखते हैं
पणि भू जल मतलब अप्रतिष्ठित प्रत्येक, प्रतिष्ठित प्रत्येक, भू मतलब बादर, पृथ्वी का, ये सब बादर ही है, प्रतिष्ठित अप्रतिष्ठित दोनों बादर ही होंगे, पृथ्वी का एक को भी बादर, और फिर जल, जल अर्थात जल का एक वो भी बादर, तो बादर शब्द सब में लगेगा। गाथा के शब्द की तरफ देख लेना। तो बादर तेजस का एक जीव के अर्धच्छेद है, और इसके आगे कह रहे हैं कि अप्रतिष्ठित प्रत्येक, प्रतिष्ठित प्रत्येक, बादर पृथ्वी का एक, बादर जल का एक, इन जीवों के अर्धच्छेद का प्रमाण क्रम से आवली के असंख्यातवें भाग का 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार पल्य के भाग में, पल्य में भाग देकर सागर में घटाने से जो लब्ध शेष रहता है उतना उतना है। अब ये शब्द कहां से आ गए? गाथा में से आ गए। ठीक है, यहां से आगे और एक, यहां तक की बातें ये बादर ते परिभूजन, यहां तक की बातें ये हो गई। आगे चरण में क्या लिखा है? आगे चरण में लिखा है वादानम। वादानम मतलब क्या है? वायु का एक जीव, वायु का एक जीव को वादानम कहा। तो वायु का एक जीव कौन से? वो भी बादर। तो बादर वायु का एक जीवों का कितना प्रमाण होगा अर्धच्छेद का? तो वो कहते हैं चरिम सायरम, और आगे पुन्नम शब्द लगा दिया। पुन्नम मतलब पूर्ण, पूर्ण। तो अर्धच्छेद का प्रमाण कितना है? पूर्ण सागर प्रमाण है। बादल वायु का एक जीव का कितना आएगा? जो मैं कह रहा हूं उसको तो रिपीट कर सकते हैं। अभी इतना जल्दी चिंतन में जाने की जरूरत है, हम चिंतन दे देंगे आपको। ठीक है, तो अर्थ इस गाथा का ऐसे होता है, आवली के असंख्यात विभाग से भाजित पल्य को सागर में घटाने से बादर तेजस का एक जीवों के अर्धच्छेद प्रमाण मिलते हैं, और फिर अप्रतिष्ठित प्रत्येक, प्रतिष्ठित प्रत्येक मतलब प्रत्येक वनस्पति हो गई, बादल पृथ्वी का एक, बादल जल का एक, इन जीवों के अर्धच्छेदों का प्रमाण जो पहले बताया था गणित, आवली के असंख्यात भाग से पल्ले को भाजित करना, वहां पर वो जो आवली का असंख्यात भाग है वो 2 बार, 3 बार, 4 बार और 5 बार ये लगाते। इस गणित के द्वारा हम लोग देख लेंगे। पहले यहां पर सबसे महत्वपूर्ण बात आ रही है, ये सारी संख्या किसकी है? तो अर्धच्छेदों की है। अर्धच्छेद किसे कहते हैं, ये मूल प्रश्न है। आचार्य भगवान कहते हैं किसी भी राशि को जितनी बार आधा 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 करने पर अंत में एक शेष रह जावे, तब तक उसको आधा करते जाना है। तो उतनी बार को, वो जितनी बार आपने उसको आधा आधा किया है उतनी बार की जो संख्या आएगी वो संख्या उस राशि के अर्धच्छेद है। उदाहरण दिया देखो यहां पर, राइट का चार्ट देखो, दिख रहा है। हमने संख्या ले ली 64, 64 को आधा करो, पहली बार आधा कर रहे हैं, गिनना भी है कितनी बार आधा किया। 64 को पहली बार आधा किया 32, 32 को आधा किया 16, 16 को आधा किया 8, 8 को आधा किया 4, 4 को आधा किया 2, और 2 को आधा किया 1, 1 रहना। तो 1 रहने तक कितनी बार आधा करना पड़ा? 6 बार आधा करना पड़ा। 1 रहने तक हमको जाना है तो 6 बार आधा करना पड़ा। इसका अर्थ क्या हो गया कि 64 इस राशि के अर्धच्छेद कितने हैं? 6 है। 64 इस राशि के, इस संख्या के अर्धच्छेद कितने हैं? 6 है। तो इसका अर्थ क्या होता है? अर्थात ये जो अर्धच्छेद की संख्या आई है उसको 2 के घात में लगा देना, मतलब 2 का छठा घात। आधा आधा किया है इसलिए 2 से संबंध हो गया,
आधा आधा किया है मतलब दुगने से संबंध हो गया। किसी चीज को आधा करो या फिर आधी वाले को दुगना करो, दोनों में रिलेशन किस प्रकार से होता है, दो का होता है। तो इसीलिए अर्धच्छेद की संख्या को दो के घात में लगा दी, तो दो का छठा घात, दो का छठवां घात, अर्थ क्या हो गया, दो को दो से ही 6 बार गुणाकार करो। दो को 6 से गुणाकार नहीं करना है, दो को दो से, जैसे वर्ग होता है, घन होता है, चतुर्थ घात, तीसरा घात, घन के बाद चतुर्थ घात होता है, पंचम घात होता है, छठा घात होता है। तो दो को छठा घात मतलब क्या हो जाएगा, दो को दो से 6 बार गुना करना है, कर लो। सिद्ध चक्र विधान के समय में करते ही करते ही, बिल्कुल करते हैं। अब 8 से शुरुआत करते हो, 8, 16, 32, 64, है ना। तो ये करते हो सिद्ध भगवान को नमोस्तु कर लेना, दोनों काम हो जाएंगे, गणित सरल भी रहेगा और याद भी आएगी सिद्ध चक्र की। दो का छठा घात मिल गया आपको, 64 आ गई राशि। तो आचार्य अब इस ये जो उदाहरण दिया आपको अर्धच्छेद का, अब ये लगाना है गाथा के साथ में। मतलब आवली के असंख्यातवें भाग से अब थोड़ा सा अगले पेज पर चलते हैं, ताकि आपको जो बोला जा रहा है उसको गणित के सूत्र के माध्यम से देखेंगे तो इजी लगता है। देखो अगला चार्ट दिख रहा है आपको। सबसे पहले उन्होंने तेजस्काई का, बादल तेजस्काई का बताया, तो आपने बादल अग्निकाई लिख दिया वहां पर, ठीक है। अब ये जीव कितने हैं, तो आचार्य भगवान ने कहा इनकी पहले अर्धच्छेद राशि, जीव कितने हैं वो बाद में देखेंगे, तो पहले तो अर्धच्छेद राशि, और अर्धच्छेद राशि आएगी तो क्या करेंगे, दो के घात में वो अर्धच्छेद राशि लगा देंगे, संख्या मिल जाएगी, हाँ या ना। 64 के अर्धच्छेद किए, 6 आ गए, तो आपने दो को घात में अर्धच्छेद की राशि रख दी, दो को छठा घात, तो उत्तर कितना आया, 64। वैसे ही यहां पर बादल अग्निकाई जीवों के हमें अर्धच्छेद की संख्या मिल रही है, वो अर्धच्छेद की संख्या अगर हम दो के घात में लिख देंगे, मतलब दो संख्या को दो से ही इतनी बार गुना करोगे तो आपको बादल अग्निकाई जीवों की संख्या मिल जाएगी। अर्थ समझ में आ रहा है, सिंपल सा गणित है, कुछ इसमें बड़ी बात नहीं है अगर ध्यान दोगे तो। कनकमाला दीदी, अर्धच्छेद मतलब क्या, आप इससे शुरुआत कर रहा हूं, चार्ट की तरफ बाद में जाएंगे क्योंकि पहले अर्धच्छेद को समझ लो। चलो अब मैं यहां से आपको अनम्यूट कर रहा हूं। देखो हाँ मैं हाँ, बंदा भैया। 64 के अर्धच्छेद किए, हाँ, कितने आए, 6 भाग हुए, उसके 6 बार आए। तो है। मतलब इसका अर्थ क्या हो गया, वो जो 6 नंबर है उसको हम दो के घात में लिखेंगे हाँ। तो हमें 64 मिल जाएगा। हम्म। मतलब जो भी अर्धच्छेद की संख्या आती है, अगर वो दो के घात में रखेंगे तो हमें मूल संख्या मिल जाती है जिसके आपने अर्धच्छेद निकाले हैं। यहां तक की हाँ, बात संख्या कोई एक लिमिट संख्या होगी। यहाँ तो सागर और पल्ले लिखा तो वो कुछ समझ में नहीं आता है। असंख्यात में आएगा, इतनी सी बात है। जो असंख्यात है उसको पकड़ने के लिए मत जाओ। सब लोगों को गणित सब तब सीधा लगेगा जब असंख्यात को असंख्यात करके ही समझ लोगे, अनंत को अनंत करके ही समझोगे। जो गिनती कर ही नहीं सकते, हमारे ज्ञान का विषय ही नहीं है, तो उसको कैसे, माना कि माना कि ऐसे कोई संख्या करके कर सकते हैं तो ही कर सकते हैं, बाकी ये ऐसे नहीं कर पाएंगे। है ना। तो अगर इसका अर्थ तो समझ हाँ में आ रहा है, क्योंकि हाँ। कभी न कभी तो हमको असंख्यात को असंख्यात ही समझना है, और जितनी हम्म जल्दी समझेंगे उतना अच्छा है। हम्म बस ठीक है। हम अभी क्या है, जिनवानी माँ के सामने बच्चे हैं, वो बच्चे को बताना नहीं आता ना कि भाई टोकरी में आम कितने हैं जरा देख के आओ, अब उसको गिनती नहीं आती है, तो आकर के माँ को क्या बोलता है, बहुत है। अब उसने अपने हाथ से बता दिया बहुत है, तो उसने बहुत ये कहा, गिनती नहीं कर पाई इसलिए, और दूसरा उसने उपमा दे दी अपने हाथ से, हम्म। आना बता दिया, है ना। वैसे ही हम लोग बादल अग्नि का कितने हैं, बोलो बहुत असंख्यात है। है, बोलो बहुत है ना। कितने बहुत है, असंख्यात है। अच्छा, कौन से वाले असंख्यात है, तब ये बताएंगे, तब ये बताएंगे।
ठीक है, आ गई बात समझ में? तो इसीलिए ये थोड़ा बहुत तो मालूम होना चाहिए। अब यहां पर अर्धच्छेद राशि, आचार्य भगवान ने क्या लिखा था? आवली को असंख्यात्वा भाग कर लो पहले, तो हमने आवली के असंख्यात भाग कर लिए। क्या लिखा? आवली डिवाइडेड बाय अभी असंख्यात, भाजित असंख्यात। और इससे क्या करना है? इससे पल्ले पल्ले में भाग देना। करना है। तो पल्ले डिवाइडेड बाय आवली, आवली डिवाइडेड बाय असंख्यात लिख दिया। हम्म। और इसको क्या करना है? सागर से ऊन करना है, सागर से माइनस प्लस हाँ। करना है। ठीक है। अब सूत्र आपको समझ में आ रहा है जो सामने चार्ट पे लिखा है? दीपक, हाँ। समझ में आ रहा है? हाँ। चलिए, बहुत बढ़िया। सागर माइनस पल्य डिवाइडेड बाय आवली का असंख्यातवा भाग। ठीक है, यहां तक की बातें सबको क्लियर है? चलिए, अब यहां से चलते आगे। आचार्य भगवान ने एक क्रम लगा दिया। वो क्रम हमने पहले लिख लिया, जीव के कॉलम। हम्म। अप्रतिष्ठित प्रत्येक, हम्म। प्रतिष्ठित प्रत्येक मतलब ही सप्रतिष्ठित प्रत्येक, पृथ्वी कायिक, जल कायिक, वायु कायिक, ये सारे बादर वाले। अच्छा, वायु कायिक के बारे में उन्होंने पूरा लिख दिया था। क्या लिखा था? पूर्ण सागर है, मतलब एक सागर। तो एक सागर हमने वहां पर लिख दिया, उसमें तो कोई सूत्र है नहीं है। अब बचे बीच वाले चार। इनमें उन्होंने क्या बता दिया कि पहले जो सूत्र रखा था वही सूत्र सब जगह पर है, किंतु असंख्यात जो है, आवली का असंख्यात भाग जो है, वो 2 बार, 3 बार, 4 बार और 5 बार आएगा। तो हमने उसको वही किया। आवली के असंख्यात विभाग को 2 बार रखना है, मतलब उसका वर्ग करना है। आवली के असंख्यात विभाग को 3 बार लिखना है, आवली का संख्यात गुना आवली का संख्यात गुना आवली का संख्यात। ऐसा लिखने की जगह पर आवली के असंख्यात का घन लिख दिया। फिर आवली के असंख्यात्वा चौथा घात लिख दिया, 4 बार करना है। और आवली के असंख्यात्वा 5वां घात लिख दिया, क्योंकि 5 बार गुना करना है वहां पर। अब हुआ क्या? जैसे ही हमने आवली का असंख्यात्वा भाग, इसकी जगह पर आवली के असंख्यात को 2 बार कर दिया, मतलब पहले जिस चीज से, जिस संख्या से हम एक संख्या को भाजित कर रहे थे, ध्यान से सुनना, पहले हम जिस संख्या से मूल संख्या को, मूल संख्या कितनी है यहां पर? पल्य, पल्य सबकी जगह पर उतना ही रह रहा है। तो पल्य को हम पहले जितनी संख्या से भाजित कर रहे थे, अब दूसरे नंबर पर हम डबल संख्या से भाजित कर रहे हैं। बात समझ में आ गई? कल्पना से दीदी, पहले आवली के असंख्यात से भाग कर रहे थे, अब आवली के असंख्यात से 2 बार भाग कर रहे हैं। तो तुलनात्मक देखा जाए तो पहले सिर्फ हम लोग पल्य को 1 बार आवली के असंख्यात विभाग से भाग कर रहे थे, अब दूसरे में आपल्य को ही आवली के 2 बार, आवली का संख्यात के 2 बार से कर रहे हैं। मतलब क्या है? ज्यादा नंबर से अगर हम भाजित कर रहे हैं तो कितना आएगा? पहले से संख्या कम आएगी कि ज्यादा आएगी? वो जो भागाकार है उसका, पल्य को आवली के असंख्यात विभाग, ये पहली संख्या, और दूसरी पल्य का आवली का असंख्यात्वा भाग 2 बार वाली संख्या। इसमें से उत्तर जो आएगा वो बड़ा किसका आएगा? पहले वाले का या दूसरे वाले का? चलो, गणित के माध्यम से समझते हैं, गणित के माध्यम से समझते हैं। पल्य को समझ लो 1000, पल्ले को समझ लो 1000, और आवली का असंख्यात्वा भाग इसको समझ लो 2। ठीक है, अपने अपनी पेन कॉपी कर लो, गणित कर लो। इतने हम अकलन भगवान नहीं कि मैं बोल रहा हूं आप सुन रहे हो और मन के मन में सारा गणित हो रहा है, और वो भी असंख्यात वाला नहीं होगा। अंक संदृष्टि अपने अपने इस पे लिख दो, गणित कर लो। ठीक है, एक समझने के लिए। फिर आचार्य भगवान ने जो अंक संदृष्टि दी है उसको भी हम आपको दिखाएंगे। पहले हमको समझने के लिए इजी वाला ले लेते हैं, बस एक का ही उदाहरण। क्या लिखा? पल्ले को कितना लिखा? 1000। ठीक है, और आवली का असंख्यात्वा भाग 2।
ठीक है, अब बताओ मुझे, और सागर का भी लिख दो, सागर को बना लो 1 लाख, सागर को 1 लाख। ठीक है, अब पहले वाले सूत्र में ये संख्या भर दो सारी, 1 लाख माइनस 10,000 भाजित 2, नहीं 1,000 भाजित 2, आपने पल्ले को 1,000 पकड़ा, 1,000 भाजित 2 कितना हो गया? 1,000 भाजित 2 की कीमत आ गई 500, और 1 लाख में से 500 चले गए, है ना, तो उत्तर कितना आएगा? 95,000। सविता दीदी कितना आएगा? 99,500 आएगा। 99,500 आएगा। ठीक है, क्योंकि 1 लाख में से सिर्फ 500 घटाने हैं, 99,500 आया, आ गया सबका। तो बादल अग्निकाई जीवों के अर्धच्छेद कितने आए? 99,500 आ गए अर्धच्छेद। अब दूसरे वाले में भर लो, 1 लाख माइनस 1,000 डिवाइडेड बाय 2 को 2 बार गुना करना है, 2 को 2 बार गुना करना है। कितना आ गया? 1 लाख, तो 1 लाख माइनस 1,000 डिवाइडेड बाय 2 को 2 बार गुना मतलब 4 आ जाएगा, तो 1,000 को 4 से गुना करने से कितना हो गया? 250 आया, है ना, 250 आ गया। अब 1 लाख में से 250 कम करो, 99,750। अब ये 2 की तरफ ध्यान देना बढ़िया से। पहले क्या किया था? पल्ले को आवली के असंख्यात विभाग से ही किया था, तब उत्तर कितना आया? 500, है ना, 1,000 को 2 से भाजित किया तो 500 आया। और दूसरी जगह पर पल्ले को आवली के असंख्यात विभाग के वर्ग से 2 बार गुना करने से उत्तर बढ़ गया कि कम हो गया? घट गया, क्योंकि आप बड़ी संख्या से भाजित कर रहे हो, 2 की जगह पर 4 से भाजित कर रहे हो, और हजार हजार ही रह गया। ये थोड़ा सा सूक्ष्मता को समझना है आपको, वैसे सूक्ष्मता है नहीं, ये स्कूल में पढ़ाया जाता है, ये याद करना है हमको सिर्फ। ठीक है, क्लियर है? तो पहले सिर्फ अकेले आवली के असंख्यात विभाग से भाजित कर रहे थे, अब 2 बार भाजित कर रहे, तो जब ज्यादा बार भाजित कर रहे हो तो संख्या तो घट जाएगी, और मूल संख्या से बड़ी वाली संख्या कम करेंगे और मूल संख्या से छोटी वाली संख्या कम करेंगे, तो 2 नंबर वाली संख्या हमें ज्यादा आ गई। पहली 99,500, दूसरी 99,750। ये बात समझ में आ गई सबको? मतलब बादल अग्निकाइट से अप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति इकाई कम हो गए कि ज्यादा हो गए? कौन बताएगा? अपने अपनी कॉपीज देख करके बताना। हेमांगी दीदी बताओ, बादल अग्निकाइट से अप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति इकाई ज्यादा हो गए भैया। ज्यादा हो गए, सबके ज्यादा हो गए ना, 99,500 से 99,750 ज्यादा हो गए। ठीक है ना, यही आपको सामने लिखा है, ये 6 राशियां उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है, कितने? असंख्यात लोक से गुणा, असंख्यात लोक प्रमाण से गुणा। हमारे हमने गणित में कुछ व्याख्याएं नंबर दे दिए थे, इसलिए हमको सिर्फ 250 से बढ़ गई इतना दिख रहा है, एक्चुअल में कितनी बढ़ती है? असंख्यात लोक प्रमाण गुना बढ़ती है। ठीक है, क्लियर है? असंख्यात लोक प्रमाण कितना होता है बताने की जरूरत नहीं है ना, बताने की जरूरत नहीं है ना, आपको बताने की जरूरत नहीं है, पर मुझे बताने के लिए जरूरत है। आप मुझे बताओ, असंख्यात लोक प्रमाण कितना होता है? कितना होता है? चलो, आज जिनके हाथ ऊपर नहीं है उनको ही पूछेंगे। याद रखना, जिनके हाथ ऊपर नहीं है ना, उन्हीं को आज काय मार्गना की रिवीजन करनी है। हाँ, वीडियो बंद मत करो, जिनके वीडियो बंद है ना उनको भी हम पूछेंगे। वीडियो बंद किया मतलब ऐसा नहीं कि आपको नहीं पूछा जाएगा।
चलो कोई बता देगा, पुष्पा शाह दीदी बताओ, असंख्यात लोक प्रमाण किसे कहते हैं? अरे देखो आप लोग प्रश्न भी नहीं पूछते भैया, असंख्यात लोक प्रमाण कितने, पूछो ना भाई, इसलिए बैठे यहाँ पर। अगर मैंने 10 बार भी बताया होगा, आप 11वीं बार बोल सकते कि भैया मुझे नहीं। चलो पुष्पा दीदी को समझ में नहीं आया है असंख्यात लोक प्रमाण क्या होता है, कौन बताएगा मुझे? और मैं और पुष्पा दीदी हम दोनों को भी मालूम नहीं है असंख्यात लोक प्रमाण क्या है। और किस किस को मालूम नहीं है, हाथ ऊपर करो। असंख्यात लोक प्रमाण मालूम नहीं है? हाँ, तो जिन्होंने जिन्होंने हाथ ऊपर किया है वो सब मेरे साथ है, उनको असंख्यात लोक प्रमाण मालूम नहीं, कौन बताएगा? चलो खेड़कर दीदी बताओ, दोनों में से कोई भी बताओ। एक लोक में असंख्यात प्रदेश है, उसको असंख्यात से गुना करने पर जो आता है वो असंख्यात लोक प्रमाण। बहुत बढ़िया, सिर्फ आपके उत्तर में एक शब्द होना चाहिए, संख्या, क्योंकि हम सभी संख्या की अपेक्षा से वर्णन कर रहे हैं, उपमा से संख्या निकाल रहे हैं। मतलब एक लोक, और एक लोक किसे कहते हैं? एक लोकाकाश। और एक लोकाकाश कितना होता है दीदी? 343 घन राजू। 343 घन राजू होता है, उसमें आकाश द्रव्य के कितने प्रदेश है? उत्तर प्रदेश, प्रदेश असंख्यात। असंख्यात। नहीं, असंख्यात है। भारत में तो उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश है पुष्पा दीदी, लोकाकाश में कौन से प्रदेश होते हैं? प्रदेश का अर्थ क्या लेना? देखो मैं भूलते जाता हूं, मुझे जरा बताओ थोड़ा थोड़ा। एक पुद्गल का एक सूक्ष्म परमाणु जितनी जगह घेरता है उस जगह को एक प्रदेश कहते हैं। बहुत सुंदर। देखो सारे द्रव्य आकाश में ही है कि नहीं है? हम आप पुद्गल नहीं है, तो पुद्गल का सबसे छोटा कण क्या कहलाता है जिसका टुकड़ा नहीं होगा? अणु। कहते हैं, है ना? तो वो परमाणु सबसे सूक्ष्म पुद्गल है। और पुद्गल है मतलब मूर्तिक है, मूर्तिक है मतलब कुछ ना कुछ तो उसका जगह घेरता है, उसका आकार है, वो कुछ ना कुछ तो जगह घेरेगा। और जगह कहाँ घेरेगा? आकाश में। आकाश में। में, है ना? तो आकाश में घेरेगा मतलब एक परमाणु को जितनी जगह लगती है, हमको आपको कितनी जगह लगती है? पर खड़े होने पर 3.5 हाथ। हो जाएगी, 3.5 लंबाई चौड़ाई मोटाई के हो जाएगी, है ना? तो लंबाई चौड़ाई प्रमाण। इसकी अपेक्षा मतलब एक परमाणु को कितनी जगह लगती है, वो क्षेत्र, उस क्षेत्र को आकाश का एक प्रदेश कहते हैं। अब ये एक प्रदेश क्या है? ये आकाश की सबसे छोटी इकाई है। इकाई। ऐसे एक लोकाकाश में 343 घनराजु में कितने परमाणु बैठेंगे? असंख्यात। असंख्यात बैठेंगे। असंख्यात मतलब आकाश के कितने प्रदेश हुए? असंख्यात। तो आकाश के प्रदेशों की संख्या कितनी हो गई? असंख्यात। ये एक लोक की संख्या हो गई, ये एक लोक की संख्या हो गई। ऐसे असंख्यात लोग होते नहीं है, पर मानने के लिए, जैसे स्कूल में मानते थे, है ना? शरद के पास में 5 आम हैं, तो शरद के पास 5 आम होते थे क्या? स्कूल में कोई शरद नाम ना हो फिर भी कहा जाता था। उपमा। उपमा है। नहीं, अगर एक लोक होता है ज्यादा नहीं होते तो भी माना गया, एक से ज्यादा भी लोक अगर हो जाए तो असंख्यात लोक है, तो कितनी संख्या होगी? एक लोक में तो असंख्यात लोक में कितने? असंख्यात को असंख्यात करेंगे करने से तो असंख्यात ही आएंगे। संख्यात, किंतु होता तो असंख्यात है। पुष्पा दीदी क्लियर है? हाँ पक्का? भैया जी। आज आपका लाइव रिकॉर्डिंग चला गया नाम, हम आपको के बाद फिर से पूछेंगे, बढ़िया से तैयारी करना, ठीक है? और इनको पूछना है, ये पूछने के लिए हमको रिमाइंड कौन करेगा? और देखो 5 तो हाथ इमीडिएट ऊपर आ गए, दूसरों को पूछना मतलब इमीडिएट रिमाइंड करेंगे, कोई बात नहीं, हम याद रखेंगे, ठीक है ना? रिमाइंड करने की जरूरत नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। बढ़िया होता है, दूसरों को रिमाइंड करना है प्रश्न पूछने के लिए, तो इमीडिएट 5 हाथ ऊपर आ गए, कोई बात नहीं। चलो बहुत बढ़िया, सबको समझ में आ गई बात। लोक प्रमाण, तो पहली संख्या से दूसरी संख्या ज्यादा है, कितनी ज्यादा है? तो असंख्यात लोक प्रमाण से ज्यादा है, ठीक है? अब आचार्य भगवान ने, हमने जो अंक संदृष्टि एक बनाई थी, तो उसके लिए एक अंक संदृष्टि वहां पर दी गई है, ठीक है? अब उसके उसके आगे चलते हैं। पहले तो अर्धच्छेद को सबको समझ में आ गई बात? देखो हमने फिर से यहां पर सारा दिखा दिया आपको। बादल अग्निकायिक का जो सूत्र है, और सभी सूत्र जब चलेंगे जल कायिक तक, सिर्फ क्या बन गया, बढ़ता जाएगा
आवली का असंख्यात्वा भाग, आवली का असंख्यात्वा भाग वो जो है वो 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार इस प्रकार से आएगा। ठीक है, अरे हाथ तो बोलो। हाँ, कोई टैक्स नहीं, हम बार बार कहते कोई टैक्स नहीं है, बिंदास बोलना। ठीक है, चलो अब चलते हैं आगे, प्रश्न को लूंगा मैं आपके, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसी के ऊपर प्रश्न है पक्का? चलो विजयलक्ष्मी दीदी पूछो, विके जैन साहब, और किसी का हाथ था? कनक बाला दीदी आप तब तक रिकॉर्ड इसका हाइड्रेस का बटन दबाओ। ये बादर वायु का एक सागर आता है ना, तो आप जो एग्जाम्पल दिए थे 1 लाख सागर का पकड़ने का और पल्ले का 1000 डिवाइडेड असंख्य, तो मतलब 2, ऐसा करे तो लास्ट को सेम आंसर आना चाहिए ना, 1 लाख आना चाहिए। अब ये इसीलिए आप लोगों को मैं उदाहरण देने के लिए हिचकिचाता हूँ। उदाहरण संख्या हमने दे दी नहीं, आपके, इसीलिए आचार्य भगवान ने जो अंक संदृष्टि दी है उसको हम रखेंगे, आगे देंगे। आचार्य भगवान कहेंगे, देखो एक बात समझना, नहीं, मैं बोली ये फॉर्मूला है तो नंबर कोई भी लिए तो सेम आंसर आना चाहिए, ऐसा मुझे लगा। तो ये जो है वो फॉर्मूला जैसा है। असंख्यात लोक गुना, असंख्यात लोक गुना, असंख्यात लोक गुना करते करते जो आ रहे हैं, पहले अगर आप देखेंगे तो पहले के पांचों जो संख्या है वो एक सागर से कम करनी है। तो कितनी भी असंख्यात लोक गुना बढ़ती जाए, कितनी भी असंख्यात लोक गुना एक पहले से दूसरी, दूसरे से तीसरी बढ़ती जाए, बट वो एक सागर से कम ही होगी, क्योंकि जो भी है एक सागर से माइनस माइनस करते आए हैं, और अंत वाला जो है उसमें से कुछ माइनस नहीं किया, वो पूर्ण सागर है। हाँ, नहीं अंतिम जो संख्या है वो अंतिम, मतलब जो ये जो पल्ले डिवाइडेड आवली डिवाइडेड असंख्य भाग है ना, असंख्य पल्ले का असंख्य भाग आवली, पल्ले डिवाइडेड आवली के असंख्य भाग करते हुए लास्ट को 0 आना चाहिए, तो ही सागर आंसर आएगा। नहीं नहीं नहीं, 0 क्यों आएगा? क्योंकि सागर में से माइनस कुछ भी करे तो सागर नहीं आता है ना। मैंने तो सागर में माइनस नहीं करना है, आचार्य भगवान ने वहां माइनस करने के लिए नहीं बताया है। तो इधर तो फॉर्मूले में तो ऐसा है ना, सागर। वो रूल जो है वो 5 संख्या जो है वो 5 पनिचर्यम, पनि शब्द था और चरम के शब्द था, तो वहां तक ही लेकर के आना है आपको। वो सूत्र की छठी जो संख्या है बादर वायु का की, बादानम, बादानम के लिए कोई सूत्र नहीं दिया, वहां पर सीधा कह दिया ये पूर्ण सागर अर्धच्छेद है इसके, तो वहां आपको सूत्र लगाना ही नहीं है कोई। नहीं, और वो आपने बताया अर्ध क्षेत्र, क्या सूत्र पहले 5 में ही लगाना है, छठे में नहीं लगाना है, स्वयं आचार्य भगवान कह रहे हैं। तो इस सब एक रूल सब जगह नहीं लगा सकते हैं, जहां तक लग सकता है वहां तक आचार्यों ने लिखा है, रूल यहां तक ही लगाना, इसके आगे नहीं। और वो अर्ध क्षेत्र राशि भी ऑड नंबर है तो नहीं आता है। देखो Even इसीलिए इसको समझने के लिए जब असंख्यात वाली बात है तो वहां पर ऑड और इवन ये शब्द ही नहीं आएगा। अच्छा, ठीक है। पल्य सागर इनके जब आप समय करेंगे तो वहां पर ऑड और इवन वाली बात ही नहीं आएगी, क्योंकि ये आसान तरीके से आपको बता रहा है। देखो कितने का रेजोल्यूशन कितना है इसका, अगर हम देखेंगे तो एरर का कितना चांस है। अर्धच्छेद, असंख्यात वाली संख्या को आपको अर्धच्छेद करते 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 जाएंगे तो संख्यात का 1 रहना चाहिए, मतलब त्रुटि ना के बराबर है। असंख्यात संख्या में 1 का क्या महत्व है बताओ मुझे? कुछ भी नहीं, सागर में 1 बूंद पानी। ये ना के बराबर, मतलब हर रोज रोटियां बनाते वक्त आपके बेलन या स्टोव के बाजू में जितना आटा गिरा रहता है, जितने आटे के कण गिरे रहते हैं, आप उसकी परवाह करते हो क्या? उसको वापस भर करके डब्बे में डालते हो क्या? नहीं। और वो वेस्ट हो गया तो भी आपके मन को कोई दाह होता है क्या? चिंता होती है क्या? अरे आज ये गया रे, कितनी, थोड़ा सा होता है, निग्लिजिबल होता है, हम उसकी चर्चा नहीं करते हैं। मतलब जब बहुत सारी चीजें होती है और उसमें से छोटी सी चीज निग्लिजिबल होती है तो उसकी चर्चा नहीं होती है, और इसीलिए असंख्यात के सामने 1 ये जो संख्या है ये बहुत निग्लिजिबल है, बहुत ना के बराबर है। और इसीलिए अगर मान लो वो असंख्यात में ऑड और इवन होता ही नहीं है, अगर मान लो कि उसको भी अगर आप अंक संदृष्टि की अपेक्षा से लेते हुए अगर आपने ऑड की जगह पर इवन ले लिया, क्योंकि हमको फाइनली इसको 2 के घात में बिठाना है,
एक असंख्यात की संख्या को 2 के घात में बिठाना है, तो 2 के घात में अगर हम बिठाएंगे तो कितने की एरर आएगी? ऑड और इवन में अगर फर्क है तो मतलब अगर आप करके देखिए 64 और 65, 64 और 65 इसके करके देखिए कितनी एरर आती है। तो अच्छा प्रश्न है आपका। पॉइंट में एरर आता है, पॉइंट में। 64 के सामने वो जो पॉइंट है ना, अगर आजकल हम लोग रिक्शा से भी जाते हैं और कितना भाड़ा होता है भैया, 49 रुपए हो गया, और 49 रुपए के लिए आप 50 की नोट देते हो, वो अगर उसने 5 सेकंड से ज्यादा लगा दिए तो बोलते भैया रख दो हम जा रहे हैं, है ना। तो जहां निग्लिजिबल होता है उसका विचार नहीं होता, असंख्यात में तो बहुत छोटी निग्लिजिबल। क्लियर है दीदी? हाँ हाँ समझ। चंदा जवाहरी दीदी। वंदन भैया जी, हाँ, मेरे को असंख्यात लोक प्रमाण किसे कहते हो समझ में नहीं आया। असंख्यात लोक प्रमाण, चलो कौन बताएगा दीदी को असंख्यात लोक प्रमाण? अभी खेड़कर दीदी ने बताया था। दीदी समझ में क्या नहीं आया एग्जैक्ट? एक्चुअली में आवाज क्या कट रही थी बार बार, जैसे कुछ भी समझ में नहीं आया। देखो, अगर नेट की प्रॉब्लम है तो वीडियो देखने के लिए हम कह सकते हैं, क्योंकि एक है। ये फिर बहुत सारे लोगों को, और बहुत सिंपल चीज है, आप वीडियो देख लेना, ठीक है, कोई बात नहीं। और किसी को समझ में नहीं आया है असंख्यात लोक प्रमाण? सबको समझ में आ गया, चलिए ठीक है। अब चलते हैं। ये राशियां, मुझे बेसिकली ये चार्ट आपके दिमाग के सामने रखना है, ये अर्धच्छेद राशियां है, ये जीव की राशियां नहीं है, ये अर्धच्छेद मतलब कितनी बार आपने आधा आधा किया है इसकी राशियां है, ठीक है। विके जैन सर, आपको कुछ, आपने भी हैंड रेस किया था, और कोई आपका प्रश्न है पूछिए। नमस्ते गुरुदेव, वंदना भैया जी। वंदना। अच्छा, व्यक्ति के असंख्य लोक प्रमाण को आपने कहा था कौन कौन समझा रहे हैं, उस वक्त क्या था मैंने, पर अब मेरी जिज्ञासा भी रख लेता हूँ। अच्छा, मैं क्या कि जैसे ये मेरे पास में गोमटसार जीवकांड जी खूब चंद जी शास्त्री वाला अनुवादित लेके आया हूँ, तो मैंने इसका खूब अध्ययन किया। तो इससे जो गाथा आज पढ़ी ना पन्ने साहब, इसमें तेजस का एक तत्वोत्तेश निकाल लिया था मैंने भी, पर ये अप्रतिष्ठित प्रतिष्ठित इन दो को कहाँ से निकाल पाया, पनवह में नहीं निकाल पाया, और फिर इनको अपने आवली के असंख्यात में भाग से 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, तो ये राशि इस गाथा के कौन से शब्द से निकली मैं नहीं निकाल पाया था, क्योंकि ये टीकाकारों ने भी जी से लेकर के, जैसे धवला जी का ही ये छाया है, धवला जी की छाया है। बहुत बार गाथा में बहुत सारी चीजें जो है वो अध्यारूत रहती है, और वो अध्यारूत जो है वो टीकाकार कहाँ से लेते हैं, तो इनके जो मूल या इसकी छाया जैसे जो ग्रंथ रहते हैं वहां से लेते हैं। तो हमने भी कहा दिया केवल केशव वर्णी जी ने जो वहां पर संस्कृत में जो लिखा गया है, उन्होंने कन्नड़ में जो लिखा गया है, तो ये सारी जितनी भी आगे चल करके जो टीका है, और फिर जैसे पंडित रतंजन मुख्तार जी आदि जी ने जो रखा हुआ है, उन्होंने वहां पर एक एक शब्द लेकर के अर्थ नहीं निकाला, सीधा सीधा उन्होंने गाथार्थ ये शब्द लगा करके ये सारी चीजें रखी है। तो हम भी इसमें अभी समर्थ नहीं है कि इस गाथा से उस शब्द को निकालने के लिए, बट ये इसमें अंदर छिपे हैं। कभी कभार ऐसी कोई गाथा मिल जाती है गणित के वगैरह जहां पर अध्यारूपता से कोई संदर्भ से इस प्रकार से चीजें दी होती है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। एक बात है, करणानियों के ग्रंथों को भी आप इतना रुचिकारक शब्दों में बना देते हैं, ये बहुत ही प्रशंसनीय है, और आपकी बहुत बहुत प्रशंसा, अनुमोदना। और मैं क्या इसको पद्यानुवाद में परिवर्तित करने का प्रयास कर रहा हूँ, तो आप सब लोगों की शुभकामनाएं चाहिए साहब। तो मैंने कुछ तो तैयार किए हैं, मैं पूरी 733-34 गाथाओं को पद्यानुवाद में रूपांतरित कर रहा हूँ। इसलिए कौन सी वाली कर रहे हैं आप? अपने जो गोमटसार जीवकांड जी है ना, हाँ, तो अभी से शुरू किया है मैंने, 2-3 दिन पहले से ही ग्रंथ मेरे हाथ में प्राप्त हो पाए हैं। तो मैं अब जितनी भी गाथाएं पढ़ूंगा ना आज से ही, प्रत्येक को पद्य रूपांतरित कर दूंगा। बहुत सुंदर है सर, अनुमोदना है। और अभी अभी कुछ गरम गरम अगर कोई बनी हो तो जरा परोस देना सब लोगों के लिए, एक हाथ दूसरी गाथा तो जरूर बताना। भाई सब लोगों को समझ में आ रहा है कि क्या कर रहे हैं विके जैन साहब? प्रतिभाधारी है ये सब लोग, एक बार तो वंदना कर लो सब इनको। और एक बात समझ लेना, ये पद्यानुवाद करने जा रहे हैं, ये जो पढ़ रहे हैं गाथा उसका पद्यानुवाद करने जा रहे हैं। बहुत प्रशंसनीय काम है सर, आपको इसमें बहुत बहुत यश मिले और आपको बहुत सार्थकता मिले, हम यही भावना
आपके शब्दों से बहुत प्रेरणा मिलती है और आपके कारण ही मैं कुछ लिखने में समर्थ हो पा रहा हूँ। और आप देवशास्त्री के ऊपर इतना जोरदार प्रामाणिक देते हैं जो आनंद आ जाता है। मतलब उनकी भाषा और उनका जो अनुकरण है उसमें एक मात्रा भी इधर उधर विचलन नहीं करते। आपकी बहुत बहुत अनुमोदना, बहुत बहुत प्रशंसा। सुनाइए सर, एक हाथ रेडी होगी तो सुना दीजिए। कुछ बन गया कि नहीं बन गया अभी तक? थोड़ा अपने थाना साहब अंडर पुलवी आवास वगैरह कोई भी सुना दीजिए। एक जो बनी है तो हमें अंदाजा तो आएगी क्या बन रहा है। थोड़ा दिखने में प्रॉब्लम है, मुझे थोड़ा पास लेके बोलना पड़ेगा। मुझे बोलता हूँ जी सर, जल्दी से बताइए, क्योंकि क्या है ना, ये इसका और भी आप उसका और भी उसको क्या कह सकते हैं, उसको सुधारना तो होती रहती है। प्राथमिक आवृत्ति करके हम लोगों को सुना दीजिएगा बस। सप्रतिष्ठित जीव के शरीर की विशेषताएं आचार्यों ने कही सुनो, ध्यान खूब लाए के। स्कंधे में असंख्य लोक प्रमाण होते हैं, अंडर में असंख्य लोक आवास कहे। थोड़ा पूर्ण हो जाए मैं शाम मतलब हमें क्या है ना, वो सुगंध से और वर्ण से देख करके समझ में आ रहा है कि पदार्थ क्या बनने वाला है, व्यंजन क्या बनने वाला है। बहुत बहुत अनुमोदना है सर, बहुत बहुत अनुमोदना। आपको वंदना भी है। बढ़िया, जब भी बनेगा इसको आप जरूर इसको हम सब लोगों के साथ में शेयर करिएगा। ठीक है, बहुत बहुत अनुमोदना। चलिए आगे बढ़ते हैं। गौरवान्वित होते हैं जब ऐसे स्वाध्यायों के साथ में जब हम लोग स्वाध्याय करते हैं। बहुत सुंदर। चलिए अब प्रश्न करने वाला दीदी आपका भी हैंड रेज है, प्रश्न है? अच्छा चलिए, उसके बाद में पुष्पा भैया दीदी। जी अपन ने कल तो यूं पढ़ा था कि बादर ये अप्रतिष्ठित बृहस्पति सबसे कम होती है, उसके बाद में अग्निकायक आता है। आज अग्निकायक ऊपर आ गया और बृहस्पति उससे ज्यादा, ऐसे कैसे हो गया? अगर बादर वाला लगा देना। तो कल जो पढ़ा था वो बादर नहीं था, सूक्ष्म था क्या? देखो हमने तो अब तक सारे पढ़े हैं, अब तक तो हमने सारे पढ़े हैं। कुल राशियां भी पढ़ी है, बादर वाली भी पढ़ी है, पर्याप्त अपर्याप्त वाली भी पढ़ी है, सूक्ष्म वाली और सूक्ष्म पर पर्याप्त अपर्याप्त वाली पढ़ी है। सारे प्रकार की हमने पढ़ी है। तो आप जब उसकी कंपैरिजन करोगे, तुलना करोगे, तो आप बादर की बादर के साथ में करना। ठीक है, और यहाँ तो सिर्फ क्रम है और इस क्रम के साथ में वो क्रम लगा देना। बिल्कुल बढ़िया है, होमवर्क अच्छा हो जाएगा। जरूर चेक कर लेना इसको। ठीक है, चलिए पुष्पा दीदी बोलिए जल्दी से। वंदना भैया जी, हाँ दीदी। मेरा भी यही क्वेश्चन था कि अग्नि का एक जीव को पहले लिया है, प्रतिष्ठित वनस्पति और अप्रतिष्ठित को बाद में लिया सीक्वेंस में। तो बादर सीक्वेंस में चेक चेंज करने का कारण क्या था? बस यही बादर पूछना में लिस्ट, बादर की लिस्ट में देख लेना। जी सर, ठीक चलिए लीला दीदी आपका प्रश्न। है ना भैया जी? हाँ दीदी। यही पूछ रही थी कि बादर अग्नि का एक का ज्यादा है या अप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति का एक का ज्यादा है? अब आप बताओ, सूत्र तो आपके सामने है। ये वैसे जैसे कि आपने बताया था कि जैसे सागर मतलब 1 लाख और पल्ले मतलब 1000 और आंवली को भाजित ये इससे से, तो उस हिसाब से उसको 2 बताया है, तो उसका आंसर आया था 99500। एक बात सब लोग समझ लेना, अभी तक हमने जीव राशियों की चर्चा नहीं करी है। अभी तक हमने जीव राशियों की चर्चा नहीं करी है। अब तक किसकी चर्चा करी है? अर्धच्छेद की चर्चा करी है। ठीक है, अब जितने ज्यादा अर्धच्छेद होंगे उसका क्या होता है क्या नहीं होता है ये आगे हमको पता चल जाएगा। ठीक है, किंतु कोई भी गाथा में, आगम की गाथाओं में कभी भी विरोधाभास नहीं होगा। ठीक है, लीला दीदी आपने आप फिर से बताइए, आप क्या पूछ रही हो? हेलो, हाँ दीदी बोलिए। हाँ मैं ये पूछ रही थी कि बादर अग्निकायिक और अप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति कायिक, तो बादर से अप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति कायिक कम होना चाहिए ना? बादर अग्निकायिक से अप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति कायिक। तो यहाँ पर अभी तक जीव राशि की चर्चा नहीं की दीदी, ये अर्धच्छेद की चर्चा हो रही है। अच्छा, ये 2, 3 और 4 से क्या मतलब है कि 2 बार गुणा करना है या भाजित करना? 2 से आपको घात करना है, मतलब 2 से गुना करना है। हाँ तो गुणा करना है तो फिर ये जो 4 गुना करना है। मतलब ये नीचे जो
ये अप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति इकाई का है। थोड़ा थोड़ा रुकना, अभी आपकी जो तुलना चल रही है थोड़ा सा रोक लो, आगे की दो गाथाओं को देख लो, फिर इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, जिनके जिनके मन में अभी भी तुलना चल रही है वो थोड़ा सा रोक लो। ठीक है, और तब तक मन में क्या रखना है, आगम की दो गाथाओं में विरोधाभास नहीं होता है। आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं, फिर देखिए इसको छोड़ करके कोई चर्चा है वनिता दीदी? अनम्यूट कर रहा हूं, अगर इसको छोड़ के है तो पूछो। वंदना, ये 6 राशि उत्तरोत्तर असंख्यात लोक गुणित मतलब? जिस प्रकार से ये अर्धच्छेद की संख्या आएगी वो अर्धच्छेद की संख्या उत्तरोत्तर असंख्यात लोक गुनी बढ़ती जाती है। अब एक कैसे होती है, अंक संदृष्टि तक रुक जाना, थोड़ा सा अंक संदृष्टि तक रुक जाना, आचार्य भगवान स्वयं इसका उत्तर दे देंगे। ठीक है, चलिए दीपा दीदी आपका कोई अलग प्रश्न है? नहीं है, ठीक है, चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आगे के चार्ट आपको मैं दिखा रहा हूं। आगे की गाथा बहुत महत्वपूर्ण है, यहां पर अर्धच्छेद की अपेक्षा से वर्णन हो गया। अब अर्धच्छेद के द्वारा आचार्य भगवान जीव राशियों का वर्णन करने जा रहे हैं। क्या कहते हैं देखो, पहले आपको गाथा क्रमांक 214 215 दिख रही है, चलिए इसको वर्णन कर लेते हैं। तेवी विशेषेण हिया पल्ला संख्येज भाग में तेण तम्हाते राशियो असंख्य लोगेन गुणीद कमा दिनच्छेदेन वहिद इट्ठच्छेदेहिम पयद विरलनम भाजिदे लद्ध। अब फिर से इसको बोलेंगे, दिनच्छेदेन वहिद इट्ठच्छेदेहिम पयद विरलनम भजिदे लद्धमिद इट्ठरासीनन्नोन्न हदिये होदिपयद धनम। कह रहे हैं ये प्रत्येक अर्धच्छेद राशि जो अब तक निकाली थी वो अपनी अपनी पूर्व राशि से पल्ले के असंख्यात भाग उत्तरोत्तर अधिक 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 है। इन शब्दों के अर्थ, सिर्फ अधिक शब्द आ गया इसके लिए अधिक, ये थोड़ा सा रोक लेना, आधे अधूरी चीजों को नहीं पढ़ना है, पहले पूरा पढ़ लो। ठीक है, क्या कह रहे हैं? अच्छा, अतः उत्तरोत्तर जीवों का प्रमाण अपने से पूर्व जीवों के प्रमाण से असंख्यात लोक गुना है। यहां पर एक आयाम दे रहे हैं, आयाम मतलब एक रेशो दे रहे हैं असंख्यात लोक का। अब आगे क्या कहते हैं? कहते हैं उदाहरणता किसी राशि के अर्धच्छेद 5 है तो राशि कितनी होगी? 2 का 5वां घात, उदाहरण आ गया 32। अगर मान लो किसी राशि के पहले जो अर्धच्छेद थे वो राशि 3 से अधिक है, अर्धच्छेद की राशि बढ़ गई, अर्धच्छेद की राशि बढ़ गई तो कितना होगा? 2⁸ हो जाएगा। तो 2 का 8वां घात, पहले 2 का 5वां घात था, अर्धच्छेद में 3 बढ़ गए तो अब 2 के 5 की जगह 2 से 8वां घात हो जाएगा। अब 2 का 8वां घात कितना होता है? 256 होता है। अर्थात जितने अर्धच्छेद अधिक है उतनी बार 2 का गुना करने पर जो राशि आए उतनी गुनी लब्ध राशि होती है, प्रमाण उतना होता है। ठीक है, अब यहां पर वो सूत्र दे रहे हैं, बादल अग्निकारिक जीवों की राशि 2 सागर माइनस पल्ले का असंख्यातवां भाग। ये पहले जो सूत्र दिए थे वो अर्धच्छेद की राशि अब 2 का घात बनती जा रही है, अब वो 2 का घात बनती जा रही है। ठीक है, फिर अप्रतिष्ठित की, तो यहां पर द्वितीय राशि के अर्धच्छेद प्रथम राशि के अर्धच्छेद से पल्ले के असंख्यातवें भाग से अधिक है। अतः प्रथम राशि द्वितीय राशि से 2 के पल्ले के असंख्यातवें गुना है, क्योंकि हर जगह पर गुणाकार कितना बन गया था? पल्ले के असंख्यातवें भाग पल्ले के असंख्यातवें भाग बढ़ गया था। तो इसी को असंख्यात लोग कहते हैं। किसको असंख्यात लोग कहते हैं? 2 पल्ले का असंख्यातवां भाग, इसी को असंख्यात लोग कहते हैं। तो असंख्यात लोग अब सब जगह पर रिप्लेस कर लो, तो ये असंख्यात लोक की जो प्रमाण आ गया पहली राशि से दूसरी राशि का, पहली राशि से दूसरी राशि बढ़ गई। क्यों बढ़ गई? क्योंकि अर्धच्छेद बढ़ गए। तो कितने बढ़ गए? तो पल्ले के असंख्यातवें प्रमाण से घात से बढ़ गए। तो ये 2 का जो पल्ले का असंख्यातवां घात है वो लोक प्रमाण इक्विवेलेंट कितना है? लोक प्रमाण है। इसलिए आचार्य भगवान ने लिख दिया कि पहली राशि से द्वितीय राशि असंख्यात लोक गुनी है
और इसको अंक संदृष्टि से कैसे समझाया उसको पहले समझते हैं, तो फिर ये अपने आप समझ में आ ही जाएगा। चलो, विजय लक्ष्मी दीदी, ये आपने भी जो प्रश्न पूछा था इसका भी उत्तर इससे में आपको मिल जाएगा। देखो, आचार्य भगवान ने यहाँ पर अंक संदृष्टि बताई है, 6 बादर जीवों की अर्धच्छेद राशियां बताई है। तो बादर अग्निकायिक, बादर अग्निकायिक जो है ये सागर का माना पल्ले के लिए कितना किया है? देखो, पल्ले 65,536, पल्ले को कितना माना है? 65,536। आवली को कितना माना है? आवली के असंख्यात विभाग को 8 माना है। और सागर को कितना माना है? 6,55,360, इतना माना है। तो अब इसको राइट साइड में पहले के 2 कॉलम जो है वो तो पहले देखे हुए हैं, अंक संदृष्टि तीसरे कॉलम में डाल दी है, वही गणित कर करके। तो आप देख सकते हो कि पल्ले का असंख्यात भाग मतलब 65,536 को 8 से भागाकार कर दिया, और वो जो राशि आएगी वो 6,55,360 से कम कर दी। तो इसका उत्तर कितना आ गया? वहां पर रेडीमेड है सब कुछ, 6,46,168। ठीक है, ये क्या है? ये अर्धच्छेद राशि है, मतलब 2 6,46,168। 2 को 2 से 6,46,168 बार जब गुणा करेंगे तब हमें बादर अग्निकायिक जीवों की संख्या मिल जाएगी। ठीक है, अब इस प्रकार से जब डालते जाएंगे तो आप देख रहे हो कि पहली राशि से दूसरी राशि ज्यादा है। अंत के 6,46,168 की जगह पर 6,54,336 आ गई। तीसरी में 6,55,232, मतलब दूसरे से तीसरी बढ़ गई, तीसरी से चौथी बढ़ गई, चौथी से पांचवी बढ़ गई, किंतु पांचवी जो है वो छठी से कम ही है। पांचवी जो है वो छठी से कम ही है, मतलब 1 सागर से कम ही है। ठीक है, तो अंक संदृष्टि में अगर सही नंबर्स डाल दिए तो आपको वो रेशियो बिल्कुल भी मिल जाते हैं। अब यहां पर एक चीज सिर्फ हो रही है, और वो ये है जो आप लोगों ने पॉइंट उठाया है कि भाई जलकायिक जो है, हमने पहले भी इसको देखा था हमारे पहले वाले, एक मिनट इसको मैं पहले आपको स्टॉप शेयर कर लूं। यहां पर अग्निकायिक से लेकर के उत्तरोत्तर बताई गई है, अग्निकायिक से लेकर के जलकायिक तक। तो अब यहां पर ये बादल वाली है, यहां पर हमने देखा था कि बादर पर्याप्त जलकायिक, क्या देखा था यहां पर? इसी के आधार पर आप लोग कह रहे थे ना कि बादर में तुलना जो आप कर रहे थे, किंतु ये किसकी तुलना है? बादर में पर्याप्तक जीवों की तुलना है। और अभी हम लोग जिसकी बात कर रहे हैं वो किसकी चल रही है? वो कुल बादर जीवों की संख्या चल रही है। ठीक है, और बादर में पर्याप्त ज्यादा होते क्या अपर्याप्त ज्यादा होते हैं? बादर में पर्याप्तक ज्यादा होते कि अपर्याप्तक ज्यादा होते हैं? देखो, कल वाला पुण्य पाप वाला लगा दो। बादर पुण्य है, पर्याप्तक पुण्य है, तो पर्याप्तक पुण्य कम होंगे, मतलब बादर पर्याप्तक कम होंगे और अपर्याप्तक ज्यादा होंगे। तो यहां पर जो तुलना की गई है वो पर्याप्तकों की अपेक्षा से तुलना की गई है, और वो हर एक स्थावर में पर्याप्तक अपर्याप्तक की जो संख्या है उसकी अपेक्षा से ये तुलना है। ध्यान रखना कि सब जगह पर समान रेशियो होवे ये जरूरी नहीं है, सिर्फ यहां पर तुलनात्मक 1 से ज्यादा, दूसरे से तीसरा ज्यादा, मतलब 2 से 5 ज्यादा, 5 से 15 ज्यादा। तो 2 से 5 का जो रेशियो है, जरूरी नहीं कि 5 का 15 से वही रेशियो होना चाहिए।
बस ये तुलनात्मक ज्यादा 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 बताए है। कौन? पर्याप्तक बादर। और अब किसकी चर्चा चल रही है? कुल बादर जीवों की चर्चा चल रही है। सबको समझ में आ रही है बात? क्लियर हो रहा है? दोनों में फर्क समझ में आ रहा है? चलिए, तो इस प्रकार से हमको ये दो चीजों को अलग अलग रखना है। एक बादर पर्याप्त के बारे में चर्चा चल रही थी और दूसरी कुल बादर की अपेक्षा से चर्चा चल रही थी। ठीक है, चलिए, तो यहां पर इस प्रकार से और एक चीज, अब ये संख्या की अपेक्षा, अर्धच्छेद की अपेक्षा से आचार्य भगवत ने मतलब वही चीज जो पहले बताई थी, अब वो भी चीज वही चीज बताने जा रहे हैं, पर एक अर्धच्छेद वाली जो प्रक्रिया है गणित की, उस प्रक्रिया से उन्होंने वापस बता दिया। ठीक है, अब यहां से एक और छोटा सा विषय कायमार्गना में रह जाता है। गाथा तो नहीं है, किंतु एक सार रूप से, चूंकि कायमार्गना में मुख्यता से ज्यादातर स्थावर के 5 भेद होते हैं और त्रस का 6ठा भेद होता है, तो स्थावर के 5 भेद जो है वो कौन सी गति के जीवों के आते हैं? त्रियंज गति के आते हैं। और त्रस में भी 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और 5 इंद्रिय, ये भेद किसके हैं? ये भेद भी तिर्यंज के हैं। तो यहां पर कायमार्गना में अंत में सार रूप में तिर्यंज की अपेक्षा से जो जीवों की संख्या है, रादर आयु की अपेक्षा से, संख्या नहीं कह सकते हैं, आयु, इसके बारे में एक चार्ट बना करके आपको दिया गया है कि तिर्यंज जीवों की उत्कृष्ट आयु अलग अलग कैटेगरी में कैसी होती है। ठीक है, तो चलिए, ये अभी आपके सामने मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। देखो क्या कह रहे हैं। सबसे पहले तो पृथ्वी कायिक के 2 भेद, मृदु और कठिन, याद आ रहे हैं सबको? मृदु पृथ्वी, खर पृथ्वी, खर मतलब कठिन। तो ये मृदु पृथ्वी कायिक की उत्कृष्ट आयु सबकी होवे जरूरी नहीं है, किंतु अगर किसी जीव ने आयु बांध ली इतनी, तो 12,000 वर्ष मृदु पृथ्वी में रहेगा। अब 36 में से 20 और 16 ऐसे 2 भेद किए गए थे, तो वो भेद को ये निकाल करके देख लेना कि मृदु में कौन आते हैं, और उनमें से कोई एक जीव उत्कृष्ट आयु बांधेगा तो 12,000 वर्ष एक ही पत्थर में रहेगा, क्योंकि पृथ्वी है। कठिन पृथ्वी का एक 22,000 वर्ष की उत्कृष्ट आयु बांध सकता है। याद रखना, पृथ्वी का की अवस्था में इतने दिन बिताने पड़ेंगे। और ऐसा नहीं कि उनके वर्ष और हमारे वर्षों में कोई फर्क है। जितना 1 वर्ष का कालावधि हमारे यहाँ पंचम काल में भी मनुष्यों का हम लोग जो भोग रहे हैं, 1 वर्ष जितना बड़ा है, उतना ही 1 वर्ष नारकियों का भी बड़ा होता है, उतना ही 1 वर्ष विदेह क्षेत्र के जीवों का भी होता है, उतना ही 1 वर्ष देव का भी होता है, उतना ही 1 वर्ष भवनत्रिक का भी होता है, उतना ही 1 वर्ष स्वयं ब्रह्मण में भी होता है। सब जगह पर काल की गिनती उतनी ही है। ठीक है ना? हाँ, जलकायिक जीव, अब यहां पर जलकायिक की अपेक्षा जब चल रहा है, ये स्थावर की अपेक्षा से जलकायिक चल रहा है, क्योंकि जलकायिक ये जलचर नहीं होते हैं। जलकायिक का अर्थ यहां पर क्या लिया है? जलचर अलग है, जलकायिक अलग है। जलकायिक मतलब जिन्होंने जल को ही शरीर रूप में धारण कर लिया, वो जलकायिक स्थावर। कितनी है? 7,000 वर्ष। अग्निकायिक 3 दिन और रात। 3 दिन बोलने से बहुत बार लोगों को भ्रांति होती कि भैया 12 घंटा लेना कि 24 घंटा लेना। यहाँ पर 24 घंटे की 1 दिन रात होती है, ऐसे 3 दिन रात मतलब 72 घंटे ज्यादा से ज्यादा आयु होती है अग्निकायिक की। उसके बाद वायुकायिक की 3,000 वर्ष है उत्कृष्ट आयु। वनस्पति कायिक की, अब यहाँ पर वनस्पति कायिक के भेद अलग अलग नहीं किए हैं, अलग अलग वनस्पति कायिक की ना देते हुए उन्होंने एक अभेद रूप से उत्कृष्ट बताई है, 10,000 वर्ष। वनस्पति कायिक उत्कृष्ट 10,000 वर्ष। ये बादर की होगी क्या सूक्ष्म की होगी? बादर की होगी। सूक्ष्म की तो अंतर्मुहूर्त ही होती है। ठीक है, चलिए, अब 2 इंद्रिय वाले की उत्कृष्ट आयु 12 वर्ष। ठीक है, और ये तीनों कालों में अवसर्पणी हो, उत्सर्पणी हो, ये सब कर्म भूमि की अपेक्षा द्विइंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, सब इनका वर्णन कहां पर होगा? ये कर्म भूमि की अपेक्षा से होगा, क्योंकि भोग भूमि में ये जीव नहीं होते।
स्वयंभू रमण कहीं भी हो, इसकी अपेक्षा से ये वर्णन चल रहा है। 3 इंद्रिय वाले 49 दिन रात, 4 इंद्रिय वाले 6 महीना, मक्खी मच्छर जो भी है 6 महीने से ज्यादा नहीं। अब पंचेंद्रिय की बारी आती है। पंचेंद्रिय में यहां पर अलग अलग भेद किए हैं। पंचेंद्रिय में जलचर को अलग से बताया। जलचर में मत्स्य की अपेक्षा 1 कोटि पूर्व की आयु हो सकती है। 1 कोटि पूर्व, पूर्व किसे कहते हैं आगे हम लोग देखेंगे, पहले नंबर्स को देख लेते हैं। फिर है गोह, गोह अर्थात सरीसृप। सरीसृप का अर्थ क्या होता है? रेंगने वाले, जिसको लिजार्ड कहा जाता है अंग्रेजी में। बहुत सारी छिपकलियां होती है, मगरमच्छ आदि जो होते हैं, बड़ी बड़ी छिपकलियां भी होती है, वो सब इस पे आ जाएंगे। और इसमें नेवला आदि भी है। ठीक है, अब ये अगर आप देखेंगे सरीसृप वगैरह जो लिजार्ड है, ये असंगी पंचेंद्रिय है। ये असंगी पंचेंद्रिय है। तो असंगी पंचेंद्रिय की अपेक्षा से देखेंगे तो 9 पूर्वांग ये सबसे उत्कृष्ट आयु है। फिर कर्मभूमि सर्प, कर्मभूमि का सर्प क्या है? संगी है कि असंगी है? संगी है क्या असंगी है? सर्प सौदनी है ना, क्योंकि मन वाला जीव ही श्रुत ज्ञान को ग्रहण कर सकता है। और पार्श्वनाथ भगवान ने नमोकार मंत्र किसको सुनाया था? सर्प को सुनाया था। पार्श्वनाथ भगवान भोग भूमि हुए या कर्म भूमि में हुआ है? कर्म भूमि में हुआ है। तो कर्म भूमि या सर्प वहां पर था कि नहीं था? था। और वो नमोकार महामंत्र के प्रभाव से ही हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। तो कर्म भूमि या सर्प संगी होते कि नहीं होते हैं? कभी भूलोगे तो नहीं। प्रथमानुयोग कर्णानुयोग की मदद करने के लिए आ गया यहां पर, याद रखने के लिए। ठीक है, चलिए आगे। और कर्मभूमि सर्प 42,000 वर्ष तक रह सकते हैं। उसके बाद में कर्मभूमि जो भैरुंड शब्द आ गया। भैरुंड शब्द का अर्थ निकालने के लिए जब हम गए तो उसका अर्थ हो गया ऐसा कोई द्विमुखी पंछी होता है, ऐसा पंछी जिसको 2 मुख होते हैं। वो भी है 72,000 वर्ष। हो सकता है आज किसी के देखने में हो या ना हो, बट कभी हो। 72,000 वर्ष ये भैरुंड का बता गया। और कर्म भूमिया चौपाए पशु, जो 4 पावों के ऊपर चलते हैं, ऐसे चौपाए पशु कर्म भूमिज, इनकी ये कर्म भूमिज नहीं होंगे, क्योंकि 3 पल्ले की उत्कृष्ट आयु कैसे हो सकती है? कर्म भूमिया तो नहीं होंगे, क्योंकि कर्म भूमिया तिर्यंश में 1 कोटि पूर्व से आयु ज्यादा नहीं है। तो यहाँ पर कर्म भूमिया जो है, ये हम यहां से शब्द को हटा रहे हैं। आप अपने अपने पीडीएफ में इसको चेंज कर देना, ठीक है? क्योंकि कर्म भूमिया शब्द लगने से 1 कोटि पूर्व में ही वो अटक जाएंगे। एक मिनट, हम अपने यहां से इसको चेंज कर रहे हैं। तो चौपाए पशु इतना ही लिखना। चलिए, अब ये पूर्व और पूर्वांग, या तो ये तो कर्म भूमि की बात हो गई। भोग भूमि में भोग भूमियां 3 होती है, जगन्य भोग भूमि, मध्यम भोग भूमि और उत्कृष्ट भोग भूमि। तो अब जगन्य भोग भूमि है, तो उसी प्रकार से कुभोग भूमि जो अंतर्द्वीपज होते हैं, 96 जो कुभोग भूमियां हैं, उनका वर्णन, उनकी आयु जगन्य भोग भूमि की जैसा ही होती है। तो इनके कम से कम आयु कितनी है? 1 पूर्व कोटि अधिक 1 समय, मतलब कर्म भूमि की उत्कृष्ट उससे 1 समय जोड़ देना, तो वो उसकी जगन्य होती है, जगन्य वाले की। और नहीं, ये चार्ट वाली बात नहीं है अर्चना दीदी, हम सिर्फ बता रहे हैं, पीडीएफ में है ये। और उत्कृष्ट कितनी है? उत्कृष्ट आयु 1 पल्ले की, उत्कृष्ट आयु 1 पल्ले की। अब मध्यम वाले के लिए क्या होगा? 1 पल्ले से ऊपर चले जाना, वो जगन्य होगी। 1 पल्ले अधिक 1 समय पकड़ लो। और उत्कृष्ट कितनी होगी? 2 पल्ले। और उत्तम भोग भूमि की 2 पल्ले अधिक 1 समय जगन्य होगी, और 3 पल्ले की पूर्ण आयु उत्कृष्ट आयु होगी। अब ये पल्ले की तो बात हो गई, असंख्यात वर्ष की आयु है। किंतु ये पूर्व पूर्वांग जो शब्द आ गए थे, एक पूर्वांग होता है 84,000 वर्ष का। ठीक है,
84,000 का होता है, 84 लाख का होता है? लाख का ही होता है ना? 84 लाख का होता है। अपनी अपनी पीडीएफ पे इसको भी सुधार दो, ये प्रिंटिंग मिस्टेक्स जहां जहां होती है उनको सुधार दो। 84 लाख वर्ष का है। तो एक पूर्व कितना होगा? तो एक पूर्व मतलब 84 लाख पूर्वांगों का एक पूर्व होता है। 84 लाख पूर्वांगों का एक पूर्व होता है, मतलब और एक पूर्वांग 84 लाख वर्ष का होता है, मतलब एक पूर्व में कितने आ गए? एक पूर्व में 84 लाख गुना 84 लाख। ठीक है, ये है। अब 1 कोटि पूर्व को कैसे करेंगे? 1 कोटि पूर्व को 1 करोड़ से गुणा करने से, 1 करोड़ से एक पूर्व को तो हमने देखा, इस प्रकार से करेंगे। ठीक है, आदित्य भगवान की आयु कितनी थी? 84 लक्ष पूर्व थी। तो 84 लक्ष को 3 बार गुना करने से आपको वो आयु मिल जाएगी। ठीक है, चलिए। तो इस प्रकार से ये सारा वर्णन जो कायमार्गना में है, वो कायमार्गना में अपनी बुद्धि, अल्प बुद्धि की अपेक्षा से मैंने करने का प्रयास कर दिया। जो जो आचार्यों ने कहा उतना कहने का प्रयास किया। जहां जहां त्रुटि हुई है वो मेरी हुई है, उस त्रुटि के लिए मैं क्षमा मांगता हूं। और इत्याचार्य श्री नेमि चंद्र विरचितायाम गोमठ सारा परिणाम पंच संग्रह वृत्तो जीव कांडे 20 प्ररूपणासु काय मार्गना प्ररूपणा नाम अष्टमो अधिकार। तो इस प्रकार से ये 20 प्ररूपणाओं में से 8वीं प्ररूपणा जो है वो आज हमारी यहाँ पर पूर्ण होती है। अब यहाँ से आगे आगे की जो योग मार्गना है वो कल से शुरुआत हो जाएगी। अगर किसी को कुछ प्रश्न है तो पूछ लीजिए। लक्ष्य जैन के नाम से एक प्रश्न हैंड रेज है, कृपया पूछिए आप क्या पूछना चाहते हो। उसके बाद सुबन सेठी दीदी। हाँ नीरज जी, पीडीएफ फाइल आपको मिल जाएगी कल से पहले। एक प्राथमिक आवृत्ति हमने तैयार करी है योग मार्गना की, वो आपको भेज देते हैं। ठीक है, लक्ष्य जैन के नाम से है, अनम्यूट नहीं कर रहे। ठीक है, सुमन सेठी दीदी आप पूछ लेना। भैया जी वंदना। हाँ जी। भैया जी आप ये जो आयु बता रहे हैं, ये जो आयु जितनी बताई, ये चतुर्थ काल में उत्कृष्ट रहती होगी और अभी तो जगन्य रहती होगी ये आयु, ये सीधी बात है, है क्योंकि ना? क्योंकि चतुर्थ काल में जो आयु है वो पंचम हाँ, काल से ज्यादा है। अवसर्पिणी की अपेक्षा से पंचम काल से चतुर्थ काल में ज्यादा है। क्योंकि उस सर्प की आयु जैसे 40,000 वर्ष दे रहे हैं, तो वो तो अभी तो होगी नहीं। और चतुर्थ तो काल में भी सबकी होगी ऐसी जरूरी नहीं है, किसी की होगी तो उत्कृष्टता से होगी। उत्कृष्ट होगी, बाकी अभी तो ये जो कम रहती है वो जगन्य आयु मानी जाएंगी ना फिर उसको। जगन्य जो है, क्योंकि ये मध्यम आती है, अभी जो है वो मध्यम है। जगन्य तो अंतर्मुहूर्त है। अच्छा ठीक है भैया, जगन्य तो तीनों कालों में अंतर्मुहूर्त है। ठीक है भैया, ठीक। अच्छा, प्रमोद जी। उनका अगली बार आप कल तो जो है आप वो टेस्ट जो हुआ था उसका वो करेंगे ना हाँ डिस्कशन। बिल्कुल, चलिए, बहुत बढ़िया आपने याद दिला दिया। कल हम लोग जो बीच में गुणस्थान प्ररूपणा के ऊपर जो प्रतियोगिता हुई थी उसकी चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए। दीपा दीदी। आवाज नहीं आ रहा है, जरा भी आवाज सब कट कट के आ रहा है। तो सबको आवाज कट कट के आ रही क्या? आवाज ही नहीं आ रहा है। नहीं, कि बाकी लोगों को तो सही जा रही है। हो सकता है कि आपके यहाँ पर इंटरनेट की कोई इश्यू हो, वो चेक कर लेना। बाकी सबको तो ठीक से जा रही है। ठीक है, अगर कुछ है तो आज का वीडियो फिर से देख लेना। चलिए प्रभु जी, और कुछ है? कुछ नहीं है, ठीक। चलिए, तो आज के स्वाध्याय को गुरुओं के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु वंदना इच्छाकार करते हुए यहीं पर समापन करते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।